वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस का बिगुल, आजादी की पूर्व संध्या पर देश भर में निकालेगी मसाल और कैंडल मार्च। 17 देशों की जेलों में 10,574 भारतीय कैद, 11 देशों में 43 को सजाए मौत। एससी में आज जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। उत्तराखंड के धराली में मूसलाधार बारिश के सर्च ऑपरेशन बाधित, हर्षिल में भी हालात खराब। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा, 323 सड़कें बंद। दिल्ली में रात भर से तेज बारिश, कई इलाके डूबे। यूपी में लखनऊ के सभी स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां पे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। सीतापुर से आपको एक अहम विधानसभा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर सीतापुर से बताते हैं। महिला ने गांव के युवक पर गंभीर आरोप लगाया, अहम जानकारी आपको सीतापुर से बताते हैं। युवक ने जबरन घर में घुसकर किया दुष्कर्म, अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, महिला को लगातार दी जा रही है मारने की धमकी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार, अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। थाना मानपुर क्षेत्र का पूरा यह मामला बताया जा रहा है। युवक ने जबरन घर में घुसकर किया दुष्कर्म, अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। महिला ने गांव के युवक पर लगाया आरोप। सीधे विधानसभा का रुख करेंगे, जहां पे सीएम योगी पहुंच गए हैं, आइए सुनाते हैं आपको। हमारा अधिकार है कि हम अपने सीमा के अंतर्गत बाढ़ बांध नहीं बनाने देंगे, क्योंकि बांध बन जाएगा तो ये पानी पूरा नेपाल में भर जाएगा और हमारी जनता परेशान होगी। ये उनका दृष्टिकोण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी गए थे कई बार वहाँ, जब डॉक्टर राम बनन जी राष्ट्रपति थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम लोग अक्सर आया जाया करते थे। मैंने उनसे बात भी की थी और सुखपाल जी भी हमारे साथ गए थे, वहाँ के सिंचाई मंत्री से बात हुई थी। आप खुद जानते हैं, आपका पड़ोस है, आपका महाराजगंज से लेकर यहाँ तक, इस बारे में आपको अपने विजन डॉक्यूमेंट को ठीक से जोड़ने की आवश्यकता है। अगर इसको आप जोड़ सकेंगे तो पूर्वांचल का भला हो जाएगा। अगर इसको आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम बार बार बाढ़ में तबाह हो जाएंगे। रिंग बांध से कितना दिन चले, पानी का ओवरफ्लो हो जाता, बाढ़ टूट जाता, बंधे से बाढ़ नहीं रुके। बाढ़ थोड़ा मोटा बाढ़ हो तो बंधा रोक सकता है, लेकिन जब बाढ़ बहुत कड़ी हो तो बंधा नहीं रोक सकता। जो बंधा टूटता है तो कई गुना नुकसान करता है बाढ़ से। हम लोग हैं, इसको आपको अपना देखने की आवश्यकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, बाढ़ केवल वही नहीं आती, बाढ़ पूरी भारत के हर जगह बहुत आती है। सबका एक पूरे भारत का एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि इसको बड़े पैमाने पर, चाहे देश चाहे विदेश, हमें बाढ़ का ज़्यादा खतरा नेपाल से आता है, तो हम लोग नेपाल से बात करके इसको रोकने का प्रयास करें। ये अगर हो जाए तो हम लोग काफ़ी कुछ, हमारा उत्पादन बढ़ जाए, हम परेशानी से बच जाएं, हजारों घर बेकार हो जाते हैं, उससे बच जाएं। इसी से हालात देखें, 37 तहसीलों में
तमाम गांव वो 35 तहसीलों में बाढ़ आई, तमाम घर 80,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, उनका घर डूब गया, खेती डूब गई, सारा परिश्रम चला गया। मान्यवर, मेहनत करके जब खेती की जाती है, परिश्रम किया जाता है, उसका फल नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। किसान इतना वो करता है कि उस कठिनाई को फिर संकट में बदलने के बजाय अपना काम करके उससे आगे बढ़ता है। इसलिए किसान पर हमको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात है मानवर, शिक्षा। अब शिक्षा में आपका क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? शिक्षा में आपने बजाय उसे बढ़ाने के कम कर दिया। उत्तर प्रदेश में हम थे और हम उस समय स्पीकर थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए, और प्राइमरी स्कूल बनाए थे इसलिए कि गांव के गरीब बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते। यहाँ कौन पढ़ने आता है? कौन आता है? गांव का गरीब का बच्चा। ये नहीं कि केवल अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, इसमें सामान्य वर्ग के गरीब के बच्चे भी आते हैं। उनको वहाँ पढ़ते हैं तो कपड़ा मिल जाता है, खाना मिल जाता है, घर से जो उनको सहायता नहीं मिलती है उनको मिल जाता है। और आपने 29,000 विद्यालयों को आपने बंद किया, उसमें कुछ को मर्जर किया। 10,000 विद्यालयों को आपने टोटल बंद कर दिया। लेकिन जिसको आपने मर्जर किया उसका तो आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो 10,000 टोटल बंद हो गए, ये लड़के कहाँ जाएंगे? आप देखेंगे, मैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, ये 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? किसके यहाँ जाएंगे? और मान्यवर, सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं अपने यहाँ तो जिन पोलिंगों को जीतता था, माननीय मंत्री जी, उसी को आपने सब बंद कर दिया। कहा 50% लड़के क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं, आपके अच्छे टीचर, उनका 50% लड़के क्यों नहीं लड़के आते? इन कॉन्वेंट स्कूल में जो शिशु मंदिर चलते हैं, यहाँ आपके प्राइमरी स्कूल से योग्य टीचर नहीं, आपके अच्छे टीचर हैं, उनसे अच्छी आप तनख्वाह देते हैं, जितना ये कॉन्वेंट वाले नहीं देते हैं। या शिशु मंदिर टाइप स्कूल जो हैं, नर्सरी टाइप है, उतना तनख्वाह जितना आप देते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्या कारण लड़के नहीं आते? ये नहीं कि लड़के नहीं आते, आपने प्रतिबंध लगा दिया। 6 वर्ष से बच्चों को हम नहीं ले गए। एक जमाना था जब हम लोग 7-8 वर्ष की उम्र में पढ़ने जाते थे, 3-4 किलोमीटर स्कूल पढ़ता था। लेकिन अब छोटे बच्चे, छोटे से ही बच्चे उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रथा जो आपने लगा दी, 6 वर्ष से ज्यादा बच्चे जो हैं उनको कम हैं, उनको हम नहीं लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसको आप प्ले, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हम प्ले बॉय स्कूल के टाइप से उसको चलावेंगे, इसको आपको चलाना चाहिए। ये नहीं तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ खाना मिलेगा? भटक रहे हैं। और जब हम पीडीए चला देते हैं पाठशाला, तो आप नाराज हो जाते हैं। उसको बंद करो। ऐसे कैसे पढ़ा दिया, ऐसे कैसे सिखा रहा है? जब आप पढ़ाओगे नहीं, मैदान में घूमेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? इसलिए आप इन 10,000 बंद स्कूल के बच्चों की व्यवस्था करो। ये कौन आधार है 50? हम लोग पढ़ते थे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी, तो जूनियर हाई स्कूल में 3 क्लास थे और 20-20 लड़के थे, 60 थे। 60 में वो जूनियर हाई स्कूल चल जाए। अब कौन आपने प्रतिबंध लगा दिया? जब आपके पास टीचर थे तो उनको पढ़वाना चाहिए। 50 लड़के आते पढ़ते, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क तो पड़ता नहीं। लेकिन आपने एक तरह से सोची समझी नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कहाँ जाए गरीब? अनुसूचित जाति का बैठे हैं ये, अभी तो झगड़ा कर लेंगे निषाद जी। ये हमारे यहाँ बहुत जाते हैं, जैसे आप पहले जाते थे ऐसे ये भी बहुत जाते हैं। 4 गांव पा गए हैं निषाद का, उसी में जाकर रोज मीटिंग करते हैं। रोज आज ये है तो आज वो है। हाँ, और जब बात करो
तो कहेगा जिस दिन लाठी लेके खड़ा हो जाएगा, गांव में नहीं जाओ, वो अकेले नहीं हैं, वहां और भी लोग हैं। इसलिए आप कम से कम सोचो, इन्हीं के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा स्कूल इनके टूट रहे हैं। आप तो बोलो, रोज यदि यहाँ भाषण करते हो तो हम लोगों को धमकाते हो, ये कर दिया। आप क्यों नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी से? हिम्मत तो है नहीं बोलने का। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री से लड़े भी हो, ऐसा तो है नहीं लड़े हो। और उस लड़ाई में मैं भी आपके साथ रहा हूँ ना मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो अब आपको इस पे बोलना चाहिए कि निषाद, अनुसूचित जात और जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनके बच्चे ही इसमें ज्यादा पढ़ते हैं। इसलिए आपको इसकी आवाज उठानी चाहिए कि स्कूल बंद मत करो। आप बैठो। नहीं आप नहीं, आप प्लीज बैठिए। नहीं, नेता विरोधी दल खड़े, आप बोलिए। की बात में समर्थन करता हूं। नहीं, वो जवाब, लेकिन जो आपने वो नहीं, वो नेता तो आपने 31 दिसंबर 2016 को हमें बैठे नहीं, प्लीज। अब ये फिर आप दिसंबर मंत्री जी प्लीज, झगड़ा होता भैया, जब हम बैठ जाएं तब आप बोलिए ना। प्लीज। नियम ये है, जब हम बैठ जाए तब बोलिए। तो आप बैठ गए तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। आप बैठे क्यों? अब मान्यवर, धन्यवाद। आपने टाइम दिया है, मैं भी चाहता हूं। अब आपका एक पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखेंगे तो उत्तर प्रदेश को डॉलर मिलेगा। और डॉलर कहाँ मिलेगा? बनारस के भगवान शंकर के पूजा करने जाने वालों से नहीं मिलेगा। मथुरा वृंदावन में आने आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिलवस्तु में। अपना दर्शन करें और उसमें धन चढ़ाएं। आपको पता है कि हमारे यहाँ स्तूप की खुदाई हुई थी कपिलवस्तु में और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश में रखे कुछ अस्थियां मिली थी और वो हमारे यहाँ से ले जा करके कलकत्ता के म्यूजियम में रख दी गई। अभी आप उसको अगर यहाँ मंगा लें तो उस पर दर्शन करने वाले बहुत जाएंगे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की बैठक में कोलंबो गया था और कुमारी शैलजा जी ये अस्थि कलश लेकर लंका गई थी। एक जगह रखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था भारत से आई हुई अस्थि कलश और मीलों लंबी थी उस अस्थि कलश के दर्शन के। मैं जा रहा था, मैंने पूछा क्या है, तो कहा ये भारत से आया है। यानी हमारे पास इतनी अच्छी चीज है जिसका हम लाभ नहीं उठा पा रहे। लंका में जाके वो पूजा जा रहा है और यही कैंडी है, लंका में एक स्टेट कैंडी है, कैंडी में भगवान बुद्ध का एक दांत रखा है। उसको दर्शन करने के लिए सारे बुद्धिस्ट देश वहां बड़ी संख्या में जाते हैं, जंगलों में है वो, वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। अगर उसको आप लाकर यहाँ रख दें, कपिलवस्तु जो आपने बना है, तो आपको काफी संख्या में डॉलर, अभी तो 4-5 लाख यात्री आते हैं, तब बहुत यात्री बढ़ जाएंगे। एक कारण और है, जब ये आते हैं तो बनारस उतरते हैं, बनारस से आते हैं तो सोनौली होके लुम्बिनी चले जाते हैं, इधर आते हैं दिल्ली, दिल्ली से कपिल वहाँ श्रावस्ती जाते हैं, श्रावस्ती से जाके चले आते। मान्यवर कपिलवस्तु जो जहाँ है वहाँ से लुम्बिनी केवल 8-9 किलोमीटर, और वो हमने नेपाल के लोगों से बात की थी, वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं। अगर वो खुल जाए तो जो श्रावस्ती से भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु का दर्शन कर जाएंगे तो वहीं से वो लुम्बिनी हो जाएंगे। अब वो ना खुले होने के नाते
कपिल बस से फिर वापस आते हैं, फिर नौगढ़ आते हैं, फिर गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर फिर लुम्बिनी जाते हैं, तो वहां जाते हैं सोनौली, सोनौली से तब लुम्बिनी जाते हैं। तो आप ये प्रयास करते कि भारत सरकार से इस समय तो दोनों सरकार है उसको खुलवा देते, और ये जो अस्थि कलश है अगर आप लाकर हमारे यहाँ रख देंगे तो मैं आपको विश्वास करता दिलाता हूँ आपको हजारों डॉलर आपको मिलेंगे। तो इससे पर्यटन से आप जो विजन बना रहे हैं इससे आय बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश विकास की सीमा पर आगे जाएगा। अभी मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छाई बात बता रहा हूँ, आप सुनिए। तीसरी बात है मानवर बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था हमारे शर्मा जी कह ही रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? आप कहते हैं हमें जितनी जरूरत है उतना हम पैदा कर लेते हैं, और फिर क्यों खराब है? इसके गहराइयों से सोचने की जरूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ रह गई है? आपने माननीय अखिलेश जी ने जितने उत्पादन के केंद्र बनाए थे उससे कई गुना बढ़ाया, क्योंकि बिजली की मांग उससे कई गुना बढ़ गई। अब हर छोटा घर भी जिसके पास है कुछ भी नहीं है वो भी चाहता मेरे घर में बल्ब जले। तो जब बिजली की मांग बढ़ी तो उसी अनुसार उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आप कोयले से बिजली बनाते हैं, महंगी बनती है, पहाड़ हमारे हाथ से निकल गए, उत्तराखंड में चले गए। अब हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बना सकते। कोई प्रयास करें, योजना बनावें और वैज्ञानिकों को बैठावें। आपके उसमें घाघरा में सबसे ज्यादा पानी रहता है और उस पानी से क्या आप बिजली बना सकते हैं? अगर ये बन जाए तो छोटी छोटी जगह बना करके, महंगा तो पड़ेगा लेकिन लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगी। अच्छा, मंत्री जी कह रहे संभव नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं संभव, क्योंकि पहाड़ तो आप चला गया, पहाड़ इसमें था तब आपके पास तमाम साधन थे। नेपाल से वार्ता करिए, नेपाल तो तैयार हो जाएगा आपसे बात करने को, उसके यहाँ बिजली लगाइए, बिजली दीजिए और अपना बिजली लीजिए। इसलिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत। बार बार ये कहने से हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये कोई काम नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने जिले का एक बात बता दूं, आपने 1 अरब, आप सोचिए 1 अरब 70 करोड़ रुपया हमारे जिलों को दिया है कि, और 2 साल हो गया देना, कि वो बिजली की लाइन बदल दें, तार जर्जर टूट जाए। हम उसका दफ्तर खोजते खोजते परेशान हो गए, आज तक दफ्तर नहीं पाया। जब वो जान गया कंपनी नहीं है, कौन है आज, कंपनियां नहीं जान पाया। सीडीओ से पूछता हूं तो बताते थे उसका दफ्तर वहां गया, तो कहा यहाँ दफ्तर नहीं। ये रुपया खाने की योजना। हमारे जब वो जान गया ये मेले हैं, तो मेरे गांव में एक दिन आया, मैं नहीं था, 2-1 तार उतारा और चला गया, कहा हो गया। बहुत बड़ा घपला। आप देखिए, बजट का पर्यवेक्षण नहीं होगा, बजट का पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपका विकास, चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए बजट पर आपको पर्यवेक्षण करना चाहिए, और इस पर हमारे समझ से आप करते होंगे, हम नहीं जानते क्योंकि आप मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के लोग करते हो, लेकिन इस पर आपको देखना चाहिए कितना बजट रिलीज हुआ, कितना खर्च हुआ। होता क्या है, आप बजट पास कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स में उतना पैसा रहता नहीं देते हैं टाइम से, और जब देते हैं तो 31 मार्च को देते हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ से पहुंचा वहां, फिर आधे घंटे 4 घंटे बाद वापस आ जाता है। ये न करिए, बजट को सही ढंग से करिए। हम थोड़े कहते हैं पूरा विकसित करिए, एक तरफ से विकसित करिए, लेकिन जिसको करिए बढ़िया करिए। आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, तो मेडिकल कॉलेज 50 बनाने से अच्छा था अगर 10 मेडिकल कॉलेज बनाते, पूरे डॉक्टर रहते, सारे लोग रहते, तो उसमें मरीजों को कुछ लाभ मिलता। या तो आपका बिल्डिंग खड़ी हो गई और पैसा तनख्वाह में जा रहा है, काम हो नहीं रहा। इसलिए जो भी करिए जी। खत्म हो गया टाइम क्या? समय तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी समय कभी भी नहीं खत्म। और बोलने दीजिए। अब आपके स्वास्थ्य की चिंता मैं कर रहा हूँ। मानवर, अब आता हूँ मेरे को आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। रोजगार पर।
अब रोजगार पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि आप अभी जोड़ा देंगे, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना यहाँ भर्ती किया, इतना 2 करोड़ हो गया। हम कहाँ गणना लिए घूम रहे हैं, धन्यवाद। हम गणना लिए तो घूम नहीं रहे हैं। इसलिए मानवर रोजगार के लिए एक बात थोड़ा शिक्षा में जरूर कहना चाहता हूँ। शिक्षा में मानवर प्राथमिक शिक्षा के तो आपने व्यवस्था देखी है, लेकिन उच्च शिक्षा में अगर आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उच्च शिक्षा शोध का भी करता है, नए नए आविष्कार करता है, उसके लिए उसको बजट देना चाहिए। और जब मैं उठाता हूं का बजट तो शोध के लिए बचते नहीं जाता। आजकल शोध पर आप बजट बनाएंगे, जितने दुनिया के देश आगे बढ़े हैं उन्होंने इन्वेंशन पर, शोध पर काफी पैसा खर्चा किया है और उनसे वो शोध करके नए नए तरीके निकाले हैं, उससे वो विकसित हुए हैं। तो हमको उच्च शिक्षा में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मानवर रोजगार एक चीज है, अगर आप आउटसोर्सिंग के लेते हैं तो जरूरी है कंपनी को रुपया दे दें। मान लीजिए आप 14,000 देते हैं तो सीधे उसी को दे दीजिए। आप कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला 3,000 काट लेता है, यही नहीं करता, उसका पीवीएफ नहीं देता। मेरे नगर पंचायत में मैं सवाल करते करते हार गया, पंडित जी तो आज है ही नहीं, एक भी निस्तारण नहीं होता। वो जैसे रहा वो आदमी, उसको पीवीएफ मिलना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं देते। वो दूसरा कमेटी बना, दूसरा आदमी बुला लेते हैं, उनको 2 वर्ष के बाद। तो ये सब आउटसोर्सिंग कम करिए। संविदा आप करते हैं तो संविदा कोई नौकरी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी, मजदूर को हो चाहे कर्मचारी को, इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे जब रुपया आप ही देते हैं तो उतने ही रुपए में विज्ञापन करिए कि हम इतने रुपए पर रखेंगे, देखिए लोग आते हैं कि नहीं आते, बजाय कंपनियों को देने के। कंपनी वाले माला माल हो जा रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं। मनवर कानून व्यवस्था पर मैं कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था के लिए इतनी बड़ी धनराशि आप खर्च करते हैं। पहले एक थाने में 13 सिपाही होते थे, एक सब इंस्पेक्टर होता था, एक मुंशी होता था। अब एक थाने में 14 सब इंस्पेक्टर है और 70 से ज्यादा 75-80 कांस्टेबल है, और फिर भी क्यों हो रहा है? हम प्रिवेंटिव क्यों नहीं सोचते? हम जब गुंडई हो जाए, गोली चल जाए, तब हम उनको पकड़ें, उनको दंड दें। इससे बेहतर है कि हम पहले से इसकी पूरी तैयारी करें। और कानून व्यवस्था तो जो है वो है ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था सद्भाव से ठीक होगा, काउंटर से नहीं ठीक होगा। फर्जी मुकदमा लिखा कि किसी को जेल में डाल दीजिए, उससे भी ठीक नहीं होगा। सकारात्मक सोच रखिए। आप हमको कहते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। आपको हम कहते हैं आप सकारात्मक रहिए। अगर आप सकारात्मक रहें तो प्रदेश बहुत माने में अच्छा हो जाए। माननीय कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में कहना चाहते हैं, आप ये 151, 107 ये मुकदमे पर प्रतिबंध लगाइए। दरोगा बुला लेता है, बात करता है, जब पैसा नहीं मिलता तो उसको 151 में चालान कर दें। मैं माननीय मुलायम सिंह जी को, आज वो है नहीं हमारे साथ, उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट। उन्होंने अपने टाइम में 151, 107, 3/7 ये सारी धाराओं को निलंबित कर दिया था कि इसमें किसी का चालान नहीं होगा। आज पुलिस 151 दिखाकर बड़े बड़े लोगों को बुलाती है, डरवाती है, कहती है जेल भेज देंगे, नहीं हमको ऐसा करो। हम लोग दरखास्त देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रथा को आप थोड़ा कम करिए, मेरा ये आपसे आग्रह है। एक बात, कितना भी बोल रहे हैं, खत्म करें क्या? सर खत्म तो आपका कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी रुक जाइए फिर बात। अच्छा, अभी तो मुख्यमंत्री जी गरमाए ही नहीं, अभी तो ठंडे ठंडे हैं। आज ठंडी ठंडी बात हुई है ना।
गर्म बात होती तो धन्यवाद। माननीय आप मुख्यमंत्री जी, हमेशा अच्छी बात करते हैं। ये जो तो विधानसभा से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर माता प्रसाद पांडे की ओर से अहम बातें कही गई हैं। कुछ धाराओं के खत्म करने को लेकर भी अहम बातें कही गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से कई अनुरोध भी करते हुए वो नजर आए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहम खबर का रुख कर लेते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पूर्व विधायक से करोड़ों की ठगी का प्रयास किया गया। केंद्रीय सुरक्षा दलवाने के नाम पर ये पूरी धोखाधड़ी, मांगे गए करोड़ों रुपए केंद्रीय सुरक्षा दलवाने के नाम पर मांगे गए। 7 करोड़ रुपए में राज्यसभा, केंद्रीय सुरक्षा दलवाने के भरोसा। खुद को सीएम के उस ओएसडी कार्यालय से जुड़ा बताता था ठग पीयूष। पीयूष ने पूर्व विधायक से दूसरे व्यक्ति से बात करने को कहा। पूर्व विधायक ने कॉल किया तो ठग ने खुद को गृह कार्यालय में बताया। 11 अगस्त को पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह फ्लाइट से पहुंचे अहमदाबाद। आरोपी ठग ने 7 करोड़ रुपए की पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से डिमांड की। सरेनी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र बहादुर सिंह। पीयूष ने पूर्व विधायक से दूसरे व्यक्ति से बात करने को कहा। अहम खबर आपको हम बता दें, और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां महंत राजू दास का विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना नीच से की। थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी का समर्थन किया। सनातन विरोधियों को ऐसे ही थप्पड़ पड़ने चाहिए। रोहित द्विवेदी और उनकी टीम को आशीर्वाद भी दिया है। वंदे मातरम, जय श्री राम, सत सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत देश में, सनातन के देश में, जहाँ कंकर कंकर में शंकर जी पाए जाते हों, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु में देवत्व का वास माना जाता हो, उस देश में सनातन का अपमान, रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात, हिंदू नीच है, हिंदू हिंसक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी नीच के द्वारा किया जा रहा हो, वो थप्पड़ न खाए, ऐसा संभव है क्या? मैं रोहित को आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ इसके पूरे टीम के लिए। जिन जिन लोगों ने योजना बनाई, जिन लोगों ने इसका सहयोग किया, समर्थन किया, सभी भाइयों को आशीर्वाद और सबके लिए मंगल कामना। ऐसे ही धर्म के लिए तटस्थ रहो। धर्म रक्षति रक्षता। अगर धर्म की रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? धर्म की रक्षा के लिए ही हमारे पूर्वजों ने प्राणों की आहुति दिया है। 1.25 जनेऊ तौले जाते थे, 1.25 चोटियां काटी जाती थी, हजारों हजारों माताओं ने जौहर किया है। वो दिन भूल गए क्या? लाखों गुरुकुल जला दिए गए, लाखों मंदिर पे अभी देखो ना जहाँ खोदा जा रहा है, वहीं शिवलिंग और वहीं भगवान की प्रतिमा निकल रहा है। सारे मजारों और मस्जिदों से क्यों निकल रहा है? जितने भी हमारे धार्मिक प्लेस थे सबको तोड़े गए, वहां पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित किए गए। क्या भारत में और कोई जगह नहीं था मस्जिद बनाने की?
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हमीरपुर से। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अज्ञात युवक का मिला शव, सड़क किनारे पड़े शव से इलाके में सनसनी फैली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। सुमेरपुर थाना अध्यक्ष के मुंडेरा रोड का पूरा मामला सामने आया है। ललितपुर जनपद के बिरधा ब्लॉक में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पे परई ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति के द्वारा प्रशासन से निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। इसके बाद ललितपुर मुख्यालय से जांच टीम शिकायत की जांच करने पिपरई गांव पहुंची थी, लेकिन जांच टीम के सामने ही पूर्व प्रधान ने शिकायतकर्ता युवक के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर जलालपुर फाटक के पास स्कूटी सवार दो दोस्तों से 5 बदमाशों ने सरेराह लूटपाट की। राजस्थान के चूरू जिले के लालगढ़ निवासी गोविंद शर्मा अपने दोस्त मनीष के साथ बुद्धेश्वर मंदिर दर्शन करने को जा रहे थे कि तभी बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। असलाहा दिखाकर बदमाशों ने दोनों को डंडे, हेलमेट और लात घूंसों से जमकर दौड़ा कर पीटा है। इसके बाद उनका मोबाइल, नकदी और बैग लूटकर असलाहा लहराते हुए फरार हो गए। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने मदद तक नहीं की। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गोविंद ने बताया कि बदमाशों ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाकर पीटा। लूटपाट की घटना के बाद दोनों पीड़ित पारा थाने पहुंचे, लेकिन शिकायत दी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल जाकर उपचार कराया है। मेरठ से खबर है, जहां एक ही थाने के 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। भ्रष्टाचार की शिकायत पर 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। 6 मुख्य आरक्षी, 4 आरक्षी व महिला आरक्षी शामिल। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर एक्शन लिया। एसएसपी की ओर से एक्शन के बाद एसपी सिटी की जांच में आरोपित पाए गए सभी पुलिसकर्मी। एक अज्ञात शिकायत पत्र पर जांच के बाद हुआ एक्शन। एसएसपी के एक्शन से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा। फतेहपुर थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से आपको विधानसभा लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। असेंबली में इस चर्चा को यहां पर संकल्प पत्र के रूप में रखने के लिए इस सदन को तैयार किया। मैं आभारी हूं
संकल्प पत्र के रूप में रखने के लिए इस सदन को तैयार किया। मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। लगभग 187 माननीय सदस्यों ने नेता विरोधी दल समेत सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी चर्चा की गंभीरता के साथ साथ इसे रोचक भी बनाया और सचमुच लोकतंत्र का मंच इसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन 187 माननीय सदस्यों का, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस पूरी चर्चा में अपने अभिभाषण को और अपने विजन को रखना चाहते थे, लेकिन समय की सीमित संभावनाओं को, चूंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना था, अभी हमें इससे संबंधित जो व्यापक रणनीति आगे बनानी है और समाज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के पास हम जाएंगे, उन सब से चर्चा परिचर्चा करने के बाद एक विस्तृत चर्चा के लिए और अलग अलग सेक्टर वाइज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको लेकर के फिर हम लोग फिर सदन में आना चाहेंगे कि वास्तव में ये कल्पना से परे है कि सदस्य रुचि लें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें, लेकिन ये उन लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो विधायिका पर और सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, प्रदेश के लिए या देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी अपना योगदान देंगे। इस चर्चा ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये साबित किया है, इसलिए मैं भाग लेने वाले और इसमें श्रोता के रूप में भी बने हुए सभी मान्य सदस्यों का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से ही देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृतकाल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।
78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे, उन संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। दृष्टि जितनी होगी वह उतना ही बोलेगा। और उन स्थितियों में जब यहां पर हम चर्चा करेंगे तो मैं माननीय सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे उन मुद्दों पर भी बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे कि यहां पे जो चर्चा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कई अवसर पर इस पूरी 24 घंटे की चर्चा का हिस्सा बना रहा हूं और मैंने इस बात को देखा है कि सभी माननीय सदस्य, वह सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों या अन्य जो भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने इस पूरी चर्चा में रुचि ली। कुछ सदस्यों ने रात भर जग करके भी इस चर्चा को और गंभीरता प्रदान की और इस पूरी चर्चा का भाग लेकर के इस पूरी चर्चा की ओर देश का ध्यान भी आकर्षित किया है। भारत विकसित होगा, क्या उत्तर प्रदेश को इस विकसित भारत में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश विकसित नहीं होना चाहिए? देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, क्या उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होनी चाहिए? देश में खुशहाली हो तो देश की सबसे बड़ी आबादी का नागरिक क्या उस खुशहाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए? और इस दृष्टि से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक 1947 से 2017 तक क्या हुआ, इन 75 वर्षों में, इन 70 वर्षों में हम लोगों ने क्या अचीव किए, और 2017 के बाद आज की जो यात्रा है अगले 30 वर्ष की, क्योंकि 1947 से लेकर 2047 तक की ये 100 वर्षों की जो यात्रा है, इन 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया, क्या पाया है, इसका दृश्यावलोकन करने, उसका आत्मावलोकन करने का ये सबसे उचित समय है जो प्रधानमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी विजन डॉक्यूमेंट से अनुप्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश आज इस विजन डॉक्यूमेंट की प्रारंभिक चर्चाओं को अपने यहां आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, 2017 के पहले मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, वे बोलने का प्रयास करते हैं। जब अपने स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के द्वारा संचालित होने लगते हैं तो फिर थोड़ा कभी कभी उनको मुर्गा भी याद आने लगता है। लेकिन अन्य और जो भी खाते होंगे, लेकिन आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम इसको स्वीकार करते हैं। नहीं, खाने पीने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके
आपके विरोधी दल से जुड़े हुए कुछ मान्य सदस्यों के द्वारा भी यहां पे बहुत अच्छी बातें कही जा रही थी और कुछ कही जा रही थी, और मुझे उसी पे एक बात याद आई कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था, आपके सभी मान्य सदस्यों की बात कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि खन्ना जी संभवतः ना बोलें क्योंकि वे भी रात भर जगे हैं, तो मैं ही इसका जवाब आपको दे दूं। इन परिणाम क्यों नहीं देंगे खन्ना जी? आप खन्ना जी से इतना अविश्वास मत करिए। आपकी नाराजगी खन्ना जी के लिए महोदय, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे दो तीन चीजें देखने को मिली। मैं अभी स्वागत करूंगा आप सबके प्रस्तावों का, और होना भी चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर जगह योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, क्योंकि समावेशी और समग्र विकास की अवधारणा ही विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकता है। लेकिन मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी, और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कोप मंडूप होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कोप मंडूप वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। क्या स्थिति थी 2017 के पहले? 2017 के पहले क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या नहीं था? क्या नहीं था उत्तर प्रदेश में? खन्ना जी ने कल प्रातः संकल्प रखा था, तो उस समय उस संकल्प में उन्होंने कुछ बातें कही थी।
कहां थे हम 1947 तक भी, 1950 में भी, 1960 में भी, और कैसे हम लगातार गिरावट की तरफ गए। ये डिटोरेशन, इसका कारण क्या था? 1990 के बाद क्या स्थिति थी, उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। महोदय की विशाल सामर्थ्य के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया, और एक समय ऐसा भी आया जब 1980 के बाद की गिरावट ने 1990 के बाद विभत्स स्वरूप लिया, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृद्ध राज्य था, वह देश का सबसे बीमारू राज्य हो गया। यही प्रदेश है। योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन उनमें न इच्छा शक्ति थी, न पारदर्शिता थी, न क्रियान्वयन का संकल्प ही था। बिजली, सड़क, जल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को राहत नहीं, और निवेशकों को भरोसा नहीं। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन की पीड़ा, गरीबी और इलाज के अभाव में दम तोड़ते बच्चे, क्या ये सच नहीं? इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी, डेंगू से जो मौतें होती थी, विभिन्न गंभीर बीमारियों से जो मौतें होती थी, ये सब क्या? सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस, उद्योगों के लिए सुरक्षित वातावरण और निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से जुड़ा, किसानों के खातों में सीधे सहायता जाना, युवाओं के हाथों में कौशल और रोजगार, सरकारी नौकरी हो या लाभार्थी परक योजना। ये तो भला हो अमेज़न प्राइम का। दोनों को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन की है। अब यूपी सुशासन से, अपने गुड गवर्नेंस से आज उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वैध क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में एक सार्थक बदलाव आया है, महोदय, मैं कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सबका। 1947 स्वतंत्र भारत में जो भारत की जो जीडीपी थी, उसकी हिस्सेदारी थी, स्वतंत्रता के समय भारत का जो वैश्विक वह 2% से भी कम रह गई थी। फिर भी जनसंख्या और ऐतिहासिक विरासत के बल पर भारत दुनिया की उस समय छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 1947-1950 के पास। 1960 में भारत 10वें स्थान पर था। 1980 और 2014 के तक भारत 11वें स्थान पर गया और 2014 में देश का भाग्योदय होता है, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2014 के बाद
प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की जो यात्रा आगे बढ़ी, परिणाम था 2017 में भारत दुनिया की 7वीं बड़ी 11 से 7वें नंबर पर आया, 24 में 5वें स्थान पर आया और 25 में भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है? ये है यात्रा। आपने 6ठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। महोदय, अब उत्तर प्रदेश के लिए आप देखें, 1947 से 2017 के बाद 17 तक जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दें तो शेष समय क्या स्थिति थी? 1990 के दशक में औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी, निवेशक हतोत्साहित था, ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमबल होने के बावजूद आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी थी। आजादी के बाद 2016-17 तक उत्तर प्रदेश की जो नेशनल जीडीपी थी उसमें योगदान में लगातार गिरावट थी। कुल हम लोग 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी थी